Hello everyone, my name is Dr. Dilip Kumar and I'm founder CMT. One of the project by the CMT was the book series जिसमें मैं मुख्तलिफ फिजियोथेरेपी की बुक्स को और कोशिश करता था कि उसको मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने अपनी बुक को टारगेट किया था। मेरी दो एक बुक है मेरी मैनुअल थेरेपी के ऊपर जिसके दो वॉल्यूम्स हैं। रिव्यू बुक ऑफ मैनुअल थेरेपी जो ये आपके सामने ओपन है। वेल तो इसी का ही चैप्टर नंबर 14 टिल 13 chapters they are uploaded on my YouTube channel. Let's continue with the chapter number 14. What we can see that chapter 14 is a thoracic spine. अब cervical था 13 में, thoracic फिर आगे lumbar, इस तरह करके अलाइनमेंट ऑफ इसी thoracic spine को कंटिन्यू करते हैं। So the alignment of thoracic facet joints they exhibit the variability among the individuals। मतलब जो thoracic spine के alignment है, टोटल 12 हमारे पास thoracic spines होते हैं, लेकिन इनका जो काइफोटिक कर्व होता है वो वेरिएबल होता है। इंसानों में भी इनफैक्ट एक इंसान से दूसरे इंसान में डिपेंड करता है, उसकी एक्टिविटीज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। वेल सो इट आल्सो डिफर बिटवीन दी सेगमेंट्स एंड स्लाइड्स विद इन द सेम इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल में उनके सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है अपर मिड और लोअर तीनों की अनेटमी सेम होगी, लेकिन जो वेरिएशन है, जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होती है। वेल तो अगर हम टिपिकली बात करें मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स में, तो थोरेसिक स्पाइन के जो फेसेट जॉइंट्स होते हैं वो 60 डिग्री एंगल पे होते हैं विद रेस्पेक्ट टू दियर ट्रांसवर्स प्लेन एज पर पोजीशन। वेल जिस तरह हम कहते हैं कि सर्वाइकल में 45 डिग्री होती है, यहाँ पर 60 है, और लंबर में भी आगे डिफरेंट 90 तक होती है। तो ये इनकी फेसेट जॉइंट्स की ओरिएंटेशन है विद रेस्पेक्ट टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब जो वर्टिब्रा होते हैं एक रीजन के, दे आर क्लासिफाइड स्पेशली फॉर द थोरेसिक स्पाइन, दे आर क्लासिफाइड एज टिपिकल एंड अटिपिकल। ये रेफरेंस क्यों दिया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू देयर मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी मतलब अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट वी कैन से शेप, शक्ल के हिसाब से उसके नाम दिए गए हैं। एटिपिकल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो देख कर आप लगेंगे यार ये इसी का पार्ट नहीं है। सिमिलर, कुछ सिमिलर एसेंस में होंगे, मिसाल के तौर पे 3 4 5 6 वो देखने में लगेंगे, वो आपस में रिजेंबल करेंगे। जिस तरह सर्वाइकल स्पाइन में अगर मैं बात करूं तो सी जो जीरो तो होता नहीं है, वन और टू, वन का ट्रांसफर प्रोसेस नहीं होता, लेकिन बाकियों को देखें, बाकियों का टू में ऑडेंटाइज है और किसी में नहीं होता, लेकिन 3 to 7 तक दे आर सम हाउ आइडेंटिकल विथ ईच अदर। तो जो टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्राज हैं वो कौन से हैं? T2 से लेके 2 3 4 5 से लेके टिल 9 तक। आल दो T9 में भी एटिपिकल कुछ कंडीशन में, स्पेशली उनको एटिपिकल कहा जाता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली एब्सेंट होता है। एटिपिकल जो थोरेसिक वर्टिब्राज हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, फर्स्ट, 10th 11 एंड 12। पहला, दूसरा, 2 से 9, 9 छोड़ दो, 2 to 9 छोड़ दो, पहला, 10वां 11वां 12वां, टोटल 12 थोरेसिक वर्टिब्राज होते हैं। एंड ऑफन नाइन्थ, समटाइम 9 को भी कंसीडर किया जाता है। क्यों? उसके अपर एंड लोअर जो वर्टिब्राज हैं दे टेंड टू शो द साइंस ऑफ द ट्रांजिशंस दे फॉर्म विद सर्वाइकल स्पाइन। जो पहला है वो सर्वाइकल स्पाइन के साथ जुड़ता है, और जो नीचे वाला है वो लंबर के साथ मिलता है, वगैरह। सेंट्रम और बॉडी की अगर हम बात करें तो टिपिकल जो बॉडी पार्ट होता है इसका थॉरैसिक स्पाइन का, वो हार्ट शेप होता है। बॉडी की अगर हम बात करें सेक्शन के हिसाब से, उसके पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से, और उसमें सुपीरियर और इन्फीरियर कोस्टल फैसेट्स होते हैं जहां पर आर्टिकुलेशंस होती है आपके रिब्स की। कोस्टो मतलब कार्टिलेज, वहां पर आके रिब मिलती है। कोस्टो मतलब रिब, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, तो वहां पे आके रिब्स मिलती है तो वो कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट बनाते हैं। फिर वहां पे फैसेट्स भी होते हैं, न्यूरल आर्चेस होती हैं थोरेसिक स्पाइन में। न्यूरल आर्च नाम ही बताता है, यहाँ से न्यूरल सेगमेंट्स चीजें जो है पास करती हैं। बहरहाल ट्रांसफर्स और आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं। ट्रांसफर्स हमारे पास हर थोरेसिक वर्टिब्रा पे दो ट्रांसफर्स, एक स्पाइनस प्रोसेस होता है, और आर्टिकुलर प्रोसेस ये आर्टिकुलेशन में हेल्प करते हैं। ऐसी बात है, दे आर्टिकुलेट विद द अदर स्पाइनस प्रोसेस। सो द ट्रांसफर्स प्रोसेस ना कि सिर्फ अटैचमेंट देते हैं मसल्स को, बट आर्टिकुलेशन भी करते हैं। दे आर पॉइंटेड, ओरिएंटेड पोस्टीरियरली, वो पॉइंट बैकवर्ड जिस तरह हम थोरेसिक स्पाइन देखते हैं। और दे आर लोकेटेड डायरेक्टेड बिटवीन द इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, तभी इसका नाम आर्टिकुलेटिंग है क्योंकि आर्टिकुलेशन में है। सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस भी होता है जहाँ पर फेसेट जॉइंट हर लेवल पर लगा होता है, जो कि डेफिनेटली एक यूजफुल पैल्पेशन पॉइंट्स बनाते हैं। ओके, थेरेसिक पॉइंट वर्टिब्रा जो है वो साइज में बढ़ते जाते हैं कार्डियली। जैसे आप नीचे आते हो तो बढ़ते जाते हैं, मतलब T1 इतना बड़ा नहीं होगा जितना T12 होगा। और ये थ्रू आउट अगर हम देखें तो सर्वाइकल स्पाइन सबसे छोटे हैं, लंबर सबसे बड़े हैं, क्योंकि कार्डियली पूरी स्पाइन जो है साइज में बढ़ती जाती है जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आगाज करते हैं। जो अपर सेगमेंट्स हैं वो उनकी इंक्लाइनेशन कितनी है? 60 डिग्री तक नॉर्मल रेंज है, 45 to 60 डिग्री हॉरिजॉन्टली उनकी इंक्लाइनेशन की अगर हम बात करें। ये मैंने आपको एक पिक्चर भी यहाँ पर पुट किया थोरेसिक स्पाइन की, ये भी आप इसको देख लीजिएगा। मिडिल सेगमेंट्स उनकी 90 डिग्री होती है, नीचे जैसे एंगल बढ़ती जाती है। लोअर सेगमेंट दे आर ऑलमोस्ट
inclined as in the lumbar spine. थोरेसिक स्पाइन रीजन जो डिफर करते हैं वो कहाँ कहाँ, जैसे मैंने दिखा कि अपर थोरेसिक है, मिड थोरेसिक और लोअर थोरेसिक है। उसके फंक्शनल एनाटॉमी और मूवमेंट्स की बात करें तो थोरेसिक स्पाइन को कंसीडर किया जाता है यूनिफाइड मूवमेंट रीजन। यूनिफाइड मूवमेंट रीजन क्योंकि वो अपनी उसकी जो इंटरनल कंसिस्टेंसीज हैं उसकी वजह से, हालांकि वेरिएशन है साइज में, लेकिन मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें इनकी यूनिफाइड है आपस में। वाई जो वर्टिब्रा 1 और 12 है टिपिकली एसोसिएटेड है रिप अटैचमेंट के साथ। T10-11 तक रिप्स अटैच हैं, T12 को छोड़ के। ओके। फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा वो आर्टिकुलेट करता है सर्वाइकल के साथ, सर्वाइको थोरेसिक जॉइंट बनाने के लिए बनाता है। और जो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा है वो लंबर स्पाइन के साथ लंबो थोरेसिक रीजन पे जुड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पुट्स 1981 में थोरेसिक स्पाइन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड की गई थी, T1 to 2, T5 to 8 एंड T कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स वेरल। अभी तो मेरे ख्याल से 3 रीजन्स में उसको पढ़ाया जाता है। ओके जी, इन द फॉर्मर द रिब्स हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द स्टर्नम। पहले वाली जो सेगमेंट में स्पेशली T7 तक, जहाँ से T2 to 7 स्टर्नम चेस्ट बोन है, रिब्स डायरेक्टली अटैच्ड है। T11 और 12 की अगर हम बात करें तो जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं उसमें से 11वां और 12वां रिब्स हैं वो 10th के साथ कनेक्टेड है, वो रिब के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो वर्टिब्रा के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो पहले के जो 10 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं वो तो डायरेक्टली स्पाइन के साथ अटैच्ड है, जिसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है 11 और 12। मूवमेंट्स आल्सो टेक्स प्लेस, इस स्टर्नोकोस्टल पे मूवमेंट्स भी होती है। रिब्स फर्स्टली मूव करेंगी तो हम सांस लेते हैं, रिब केज साइज में चेंज होता है, जाहिर सी बात है। जिस तरह इनहेलेशन के दौरान इनमें वर्टिकल जो एंटीरो वर्टिब्रल डायमीटर है वो बढ़ता है, और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एज वेल। और एक्सहेलेशन के दौरान साइज कम हो जाता है चेस्ट का, एक्सहेलेशन के दौरान वर्टिकल मूवमेंट्स होती है। 3 फैक्टर्स हैं जो आप थोरेसिक स्पाइन में हमेशा नोट करें। सबसे पहले स्केपुलोथोरेसिक। स्केपुलोथोरेसिक वी ऑल नो दैट सेकंड स्पाइन से लेके 7th स्पाइन तक जुड़ा हुआ था, T2 to T7 तक। और स्केपुलोथोरेसिक की कंट्रीब्यूशन है शोल्डर में भी। तो जब भी आप थोरेसिक को स्टडी करो स्केपुलोथोरेसिक को मद्देनजर रखिएगा। दूसरा सिंपैथेटिक चेन्स। सिंपैथेटिक चेन्स भी कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। कोई भी आर्थराइटिक, जो जितने भी कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं ये मैकेनिकल इरिटेशन करवा सकते हैं। मतलब अगर थोरेसिक केज का अगर कोई इशू हो तो उसका असर भी थोरेसिक स्पाइन पे पड़ सकता है। तीसरी चीज, जब भी आप मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन करते हो, चाहे जॉइंट रेंज को बढ़ाने के लिए, तो रिप्स को मद्देनजर रखिएगा। रिप्स को जरूर रखिएगा और इस चीज का ख्याल रखिएगा कि किसी किस्म की हार्ट की सर्जरी या रिप्स की कोई थोरेसिक लेवल पे कोई सर्जरी वगैरह को भी मद्देनजर रखिएगा, ठीक है। ओके। इन द डीप प्ले ऑफ द डोर्सिक एरिया की अगर हम बात करें तो किन किन मसल्स पे हम ध्यान देंगे। मस्कुलर इन्फ्लुएंसेस की बात करें थोरेसिक स्पाइन में तो एब्डोमिनल मसल्स, पेक्टोरल्स मसल लाइक माइनर एंड मेजर, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड उसकी भी कंट्रीब्यूशन है। एंटीरियर ये स्पेशली स्केलिन मसल जो ब्रेकल प्लेक्सस को सराउंड करते हैं, ये भी ऑब्वियसली थोरेसिक स्पाइन तक भी आते हैं, मतलब सर्वाइकल रीजन में कनेक्टेड है, बट दे हैव अ कंट्रीब्यूशन इन द थोरेसिक स्पाइन टू। और स्पेशली एब्डोमिनल मसल्स को भी नजर रखिए, मतलब स्टडी के दौरान। रोटेटर मसल्स हैं, स्पाइनल मसल्स हैं, पैरास्पाइनल मसल्स हैं वगैरह। ओके, कुछ लेयर्स बनाई है उन्होंने। सुपीरियर लेयर में कौन से मसल्स आते हैं, दरमियानी में, लेटरल में, ये तो कुछ चीजें देखने वाली है, डायरेक्टली देख लीजिएगा। बोन और जॉइंट मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो थोरेसिक स्पाइन पे जो है वो मूवमेंट्स होती हैं, उनको भी हमने नजर रखनी है। जॉइंट कौन कौन से हैं, फेसेट जॉइंट्स हैं, थोरेसिक स्पाइन के आपस में जॉइंट्स हैं। अपर और मिड बैक रीजन से अगर हम बात करें तो लंबो थोरेसिक अंडर स्टडी रखिएगा, सर्वाइको थोरेसिक रीजन्स हो गया, तो इनको हमने देखते हैं। मूवमेंट कौन कौन सी होती है, फ्लेक्शन हो गया, फ्लेक्शन मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग मतलब आपका एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन भी होती है थोरेसिक स्पाइन में, जिसमें आप आगे की तरफ झुकते हो, जस्ट लाइक व्हेन यू लाई डाउन, जब आगे की तरफ आप झुकते हो तो मूवमेंट थोरेसिक स्पाइन पे भी होती है। एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन इज अ बैकवर्ड बेंडिंग काइंड ऑफ। कपल्ड मूवमेंट यहाँ पर होती है, लेटरल फ्लेक्शंस होती हैं, रोटेशंस होती हैं। रोटेशन मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट जो आपके एब्डोमिनल मसल्स मूवमेंट कराते हैं। लेटरल फ्लेक्शन साइडवेज आपकी मूवमेंट। कपल्ड मूवमेंट जब दो मूवमेंट्स को इकट्ठे मिला लिया, लेट्स सपोज आप आगे की तरफ झुके और लंबर पे फ्लेक्शन की थोरेसिक पे, और साथ साथ उसके कोई रोटेशन की, तो ये कपल्ड मूवमेंट हो गई। कपल्ड मूवमेंट मतलब कंबाइंड मूवमेंट। तो अगर हम रेस्टिंग पोजीशन की बात करें तो थोरेसिक स्पाइन में एक कर्व होता है नॉर्मली काइफोटिक, काइफोसिस इज अ नॉर्मल। एबनॉर्मल उसकी अगर बढ़ जाए तो वो एबनॉर्मल, मतलब जब कर्व हद से ज्यादा बढ़ जाए
तो वो एबनॉर्मलिटी। इस तरह करके सारे कर्व्स नॉर्मल है, कर्व्स हैं। हमारे स्पाइन में जो है वो मूवमेंट है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट स्पाइन होती तो कभी भी लचक और मूवमेंट ना आ पाती उसमें। ओके। इन कंबाइंड मूवमेंट्स को चेक भी किया जाता है, जैसे आप फिगर 1 और फिगर 2 देखें, दो मूवमेंट्स इकट्ठी मिला दी गई हैं मुख्तलिफ एग्जामिनेशन के लिए। थोड़ी सी रोटेशन और साइड बेंडिंग इकट्ठी करा ली, और दे आर कपल्ड विथ ईच अदर ऑन द सेम साइड। कंबाइंड मूवमेंट मतलब दो मूवमेंट्स को आपस में मिलाना। ठीक है। तो थोड़ी की रोटेशन और साइड बेंडिंग दैट कैन बी इंक्रीज व्हेन परफॉर्म्ड इन अ कपल्ड मूवमेंट। कपल्ड मूवमेंट मतलब जब दो मूवमेंट्स को आपस में मिलाओ, रिजल्टेंट मूवमेंट बगैर किसी रुकावट के आपको अच्छी मिले, तो दे आर कपल्ड विद ईच अदर। दो मूवमेंट्स को आपने मिला लिया, जिस तरह थोड़ी सी रोटेशन और साइड बेंडिंग को मिलाओ, तो रेंज बिल्कुल फीजेबल होगी, अच्छी होगी, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और यही जब दो मूवमेंट्स को कोई किसी और दो मूवमेंट्स को आपस में मिलाओ, रिजल्ट मूवमेंट आपको अच्छी ना मिले, दे आर नॉन कपल्ड विद ईच अदर। राइट। एग्जामिनेशन में ऑब्जर्वेशन आप करते हो थोरेसिक स्पाइन की सिमेट्री, स्केपुलर प्रॉब्लम जस्ट लाइक विंगिंग ऑफ स्केपुला भी थोरेसिक स्पाइन में देखा जाता है। सिमेट्री देखी जाती है, किसी का शोल्डर ड्रॉप है, राउंडेड शोल्डर, शोल्डर की प्रॉब्लम अक्सर थोरेसिक में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। काइफोसिस, काइफोटिक जो कर्व है, राउंडेड शोल्डर है, फॉरवर्ड पोस्चर है, उनका गहरा असर है थोरेसिक स्पाइन के ऊपर। तो जो जो चीजें एग्जामिन आप करते हो, नीचे से अगर हम एग्जामिन करें तो रिप्स की कोई अगर एबनॉर्मलिटी है, जस्ट लाइक बहुत सारे रिप्स की जो प्रॉब्लम होती हैं, बैरल चेस्ट कैविटी हो गई, इस तरह करके, तो वो भी थोरेसिक स्पाइन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मसल्स को पेल्पेट कर लिया, पेरास्पाइनल मसल्स को देख लिया, थोरेसिक मसल्स को देख लिया। रोम्बॉइड्स, ट्रेपेजियस मोस्ट कॉमनली नेक पेन कराते हैं, तो उनका भी यहाँ पर असर है। बाकी मूवमेंट्स एग्जामिनेशन के तौर पे कौन सी करवाएंगे, वही मूवमेंट जो हमने सर्वाइकल थोरेसिक में करवाई थी, वही थोरेसिक में भी करवाएंगे ऑब्वियसली। एक्टिव मूवमेंट्स करा ली, पैसे एक्टिव मूवमेंट, ये वही मूवमेंट जो जो होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, जो जो मूवमेंट थोरेसिक स्पाइन पे पॉसिबल है, सब मूवमेंट चेक कराते हो। एक्टिवली मूवमेंट्स करा लिया आपने, जो 5-6 मूवमेंट्स हैं, ताकि मसल्स की इन्वॉल्वमेंट आप चेक कर सकें। As you can see in the picture, A is for the flexion, B is the extension, C is the right side bend, D is the left side bend, E, F is the rotation। आपने मूवमेंट चेक करवा ली कि कोई एक्टिव मूवमेंट्स इन्वॉल्व तो नहीं है। नोटेबल पॉइंट्स कौन से होंगे ड्यूरिंग द एक्टिव मूवमेंट्स के दौरान, क्या आपको पता चल सकता है? पेशेंट शुड स्टैंड इन कंफर्टेबल एंड रिलैक्स पोजिशन, कि जो आप एक्टिव मूवमेंट फॉरवर्ड बेंडिंग कराते हो, तो पहले पेशेंट को कंफर्टेबल पोजिशन सिखाओ। ऐसा ना हो पेशेंट नीज को फ्लेक्स करके अगर इस थोड़े से स्पाइन को फ्लेक्स कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जामिनेशन हो जाएगा। मोशन जो है वो शुड स्टार्ट फ्रॉम द हेड एंड देन प्रोसीड टुवर्ड द नेक, ये कंसिडरेबल पॉइंट्स है जो आपने रखनी है। क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट आपने चेक करनी है, लेट सपोज, तो वो डिपेंड करता है आप टूल कौन सा यूज कर रहे हो, जिस तरह इंक्लाइनोमीटर है, गोनियोमीटर है वगैरह। कंपैरिजन के लिए टिश्यू स्टिफनेस, मसला अगर कोई पे टिश्यू स्टिफनेस रुकावट है, रेंज ठीक है, लेकिन मसल्स की वजह से इन्वॉल्व है, तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो बहरहाल इन चीजों को हमने रखना है। और फाइनल एस्पेक्ट आपका थोरेसिक स्पाइन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्केपुलो ह्यूमरल रिदम, आपको स्केपुलो थोरेसिक को भी नजर रखना है, और स्केपुलो ह्यूमरल रिदम। स्केपुलो ह्यूमरल रिदम एक प्रोसेस है जो कि रिलेशनशिप शो करता है स्केपुलर और शोल्डर मूवमेंट के दरमियान, और स्केपुलो थोरेसिक जो है वो रीजियन है बिटवीन स्केपुला एंड थोरेसिक। आम एलिवेशन के दौरान देखते हो कि स्केपुला की कितनी कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम स्केपुलो ह्यूमरलिज्म बोलते हैं। बहरहाल एक्टिव मूवमेंट कराने के बाद आप पैसिव मूवमेंट्स की तरफ जाते हो, कि थोरसिक स्पाइन में पैसिव मूवमेंट्स क्या क्या हो रही हैं। पैसिव मूवमेंट मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशंस वगैरह हो गई, जो आप पैसिवली करा के चेक कर सकते हो, ताकि उससे भी एक्टिव मूवमेंट्स के बाद पैसिव मूवमेंट्स आप चेक कराते हो। और यूजुअली पैसिव मूवमेंट कोई प्रैक्टिशनर या कोई प्रोफेशनली परफॉर्म कर पाता है। पैसिव फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टिब्रल मोबिलिटी टेस्ट, जिसमें आप सेगमेंटल मोबिलिटी टेस्ट करते हो, चेक करते हो, ताकि मूवमेंट्स कहाँ से रेस्ट्रिक्टेड है। एक्टिवली तो उसने परफॉर्म कर लिया, लेकिन जब पैसिवली मूवमेंट कराते, तो पैसिवली मतलब हर वो मूवमेंट जो अदर देन अदर देन पेशेंट करवाए, मतलब आप एज अ थेरेपिस्ट करवाओ। इसके पहले ह्यूमरलिज्म ऑलरेडी मैं आसान लफ्जों में अगर एक्सप्लेन करूं, तो स्केपुला और शोल्डर की आपस में कंट्रीब्यूशन, कि जब भी आप कोई मूवमेंट शोल्डर पे कर रहे होते हो, तो वहां पर स्केपुला की थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन होती है। इस कंट्रीब्यूशन और रिलेशनशिप को स्केपुलो ह्यूमरलिज्म का नाम दिया जाता है। आसान लफ्जों में, अगर आप शुरू वाले 30 डिग्री को छोड़ के उसके बाद जो भी शोल्डर पे मूवमेंट करते हो, तो 2:1 का रेशियो निकलता है। मतलब आप 3 डिग्री मूवमेंट अगर शोल्डर पे करते हो 30 के बाद, तो 2% मूवमेंट, 2 डिग्री मूवमेंट शोल्डर पे होती है, 1 डिग्री स्केपुला की कंट्रीब्यूशन होती है। इस रिलेशनशिप को हम स्केपुलर हेमोरिदम कहते हैं, जो कि डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज में डिफरेंट हो जाती है।
मतलब अगर हम फ्रोजन शोल्डर में देखें तो ये रिलेशनशिप उल्टा हो जाता है, क्योंकि अब ये रिलेशनशिप नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं। बहरहाल, तो इसके प्लस हेमोरेडिप चेक करने के बाद एसेसरी इंटरवर्टिब्रल मूवमेंट की दो मूवमेंट्स के दरमियान, दो वर्टिब्रास के दरमियान जो मूवमेंट है, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट है, उसकी भी सेगमेंटल मूवमेंट कराते हो स्पेसिफिकली। जैसे फॉर इंस्टेंस आप व्हेन यू mobilize the to check C7 and T1, now you are targeting the specific vertebral motion at a C7 and T1। बस उन दरमियान मोबिलिटी चेक कर ली कि वो कहीं हाइपो मोबिलिटी वगैरह तो नहीं है। जिसको हम अब जिस तरह एपी ऑसिलेशन है, एज यू कैन सी, जिस तरह हम वी शेप ऑसिलेशन देते हैं या पिस्टल टेक्निक्स होती हैं चेक करने के लिए सिर्फ, जिसको हम एपी ऑसिलेशन मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर ऑसिलेशन, पीएम ऑसिलेशन मतलब पोस्टीरियर एंटीरियर ऑसिलेशन, जस्ट टू चेक, ये सिर्फ हम चेक कर रहे हैं, ट्रीट नहीं कर रहे राइट नाउ। जिसमें हम डिफरेंट डायरेक्शन में मोबिलाइज करके देखते हैं और प्रॉब्लम को रूल आउट कर रहे होते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, देयर आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ द एसेसरी मोशन असेसमेंट। एसेसरी मोशन, ये जो आपने पीए एपी मोबिलाइजेशन की, इसके चार कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ मूवमेंट चेक करने के लिए, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स में क्या आता है कि वर्टिब्रल सेगमेंट मूव किस तरह कर रहा है, मतलब वेदर दे आर फ्री, वेदर दे आर रिस्ट्रिक्टेड, एंड इजी मूवमेंट, स्मूथ है, रफ है मूवमेंट, ये क्वालिटी ऑफ मूवमेंट बताती है आपको। क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में लिखा नहीं जाता, क्वांटिटी में लिखा जाता है। क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट मतलब बेस्ड ऑन रैंकिंग। जैसे आप कहते हो भाई वेज स्केल है, वेज स्केल एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, भाई 10 आउट ऑफ बताओ पेन कितना है, 10 में से टोटल बताओ। यहाँ पर क्वालिटी की बात नहीं हो रही, क्वालिटी मतलब पेन कितना है। मिसाल के तौर पर पेन अगर क्वालिटी में अगर हम बात करूं तो आप कहेंगे कि थोड़ा है, ज्यादा है, हद से ज्यादा है, ये फिर भी उसकी क्वालिटी की बात हो गई। क्वालिटी मतलब उसकी नॉन डिजिटल, नॉन क्वांटिटीफाई। क्वांटिटी मतलब जो आई चीज क्वांटिटी में हो, जिस तरह वेज स्केल आप लिखते हो, अगर आप लिखत में उसको रखो तो एंड फील उसकी डिस्क्राइब की जाती है, नॉर्मल है। एंड फील नॉर्मली वी ऑल नो दैट कि एक ऐसी फीलिंग है जो एट द एंड रेंज ऑफ मोशन हमें आ रही होती है एज अ थेरेपिस्ट। बहरहाल, तो इन चीजों को कंसिडर करना होता है। देन यू गो फॉर रीजनल एग्जामिनेशन। रीजनल एग्जामिनेशन रीजन वाइज, अपर थोरेसिक, मिड थोरेसिक, लोअर थोरेसिक, ये रीजनल है। जिसमें हम पीपीवीआईएम हमारे पास पैसिव फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टेब्रल मोशन है, पीआईएम है पैसिव फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टेब्रल मोशन है। स्पेशल टेस्ट है, थोरेसिक के, थोरेसिक में बहुत से थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है, उसके स्पेशल टेस्ट होंगे, और भी हो सकते हैं बहुत। देन वी हैव पैसिव फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टिब्रल, जिस तरह मैंने आपको अर्लियर मेंशन किया था कि ऑसिलेशन देख के देखते हैं, वही वाली सर्वाइकल पे भी वही होंगी, फर्क सिर्फ रीजन का है। पहले आप सर्वाइकल पे करते थे, अब आप थोरेसिक पे कर रहे हो। सेगमेंटल मोबिलाइजेशन देखते हो, एक एक सेगमेंट पे, एक एक वर्टिब्रा पे। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, मिड एंड लोअर थोरेसिक स्पाइन की टेस्ट है, मतलब आप स्पेसिफिकली सेगमेंटल वाइज, जिस तरह अच्छा नॉर्मली एनाटमी से आपने पहले पैल्पेट भी करना होता है, जिस तरह हम थोरेसिक, सर्वाइको थोरेसिक से आपने T1 निकाल लिया, T3 के लिए आप स्पाइन ऑफ स्केपुला के लेवल से आ सकते हो, T7 के लिए इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला से आ गए, रिप से आप T11 10 पे आ गए। तो इस तरह करके पहले आप थोरेसिक लेवल पे चेक करते हो, फिर उस एक एक सेगमेंट को पैल्पेट करके देखते हो। दिस इज हाउ यू नीड टू आस्क द पेशेंट कि क्या आपको पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ताकि पता चले कि एग्जैक्ट किस सेगमेंट से पेन आ रहा है। मिड थोरेसिक है, एक्टिव असिस्टेड है, एक्टिव असिस्टेड जो जो मूवमेंट्स वो कर पा रहा है, अब आपने वहां पर असिस्टेंट के साथ, जैसे टिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस, जो कि मोस्ट ऑब्वियसली आप देख सकते हो, इजीली पेल्पेबल है, वहां पे पेल्पेट करके देख लिया कि अगर पेशेंट कहता है मुझे थोरेसिक से पेन है, तो उसको पेल्पेट करके देख लिया किस लेवल से आ रहा है, T2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 10 से आ रहा है। तो आप पिंच करते हो, यूजुअली इंडेक्स फिंगर से चेक किया जाता है। फिर एक्टिव असिस्टेड मतलब ये भी हो सकता है कि आप स्पाइनस प्रोसेस को प्रेस करके मूवमेंट भी करवा सकते हो, मूवमेंट बेस भी करवा सकते हो। Then after the examination, we have different condition, just like flexion weight bearing एक अप्रोच है, टेक्निक है, जो जिस तरह हमने सर्वाइकल में की थी। स्टार्टिंग पोजीशन में सिटिंग, शॉर्ट सिटिंग पोजीशन होगी, और काउच पे पेशेंट होगा, एंड देन लेग्स हैंगिंग डाउन, आर्म्स जो है क्रॉस्ड क्रॉस्ड मैनर में होंगे इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, एंड देन स्पाइन इज ब्रॉट, आप स्पाइन उसकी जो है फ्लेक्शन में ले आते हो। और एज ए एग्जामिनेशन क्या होगा, थेरेपिस्ट कहाँ पर खड़ा होगा, बिल्कुल पेशेंट के बिस साइड खड़ा होगा। स्टेबलाइजेशन में थेरेपिस्ट होल्ड करेगा स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द लोअर वर्टिब्रा, जिसको हमने चेक करना है टू बी लेवल्ड, एंड बिटवीन द थंब एंड इंडेक्स के दौरान, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, के थंब एंड इंडेक्स के दौरान जो लेवल आपने चेक करना है, उसको पहले आपने पेल्पेट किया, रखिए वहां पर, उसके बिल्कुल साइन में, नॉट एग्जैक्टली ओवर द स्पाइनस प्रोसेस। और फिर प्रोसीजर क्या होता है कि जो एक मैनिपुलेटिव फोर्स हैंड होगा, जिससे आप मैनिपुलेट करोगे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। तो पेशेंट थेरेपिस्ट का जो है वो राइट हैंड मैनिपुलेटिव हैंड है,
और लेफ्ट हैंड क्या होगा, पेशेंट्स की आर्म को सराउंड करेगा और यही इंट्रोड्यूस करवाएगा फ्लेक्शन को। मतलब पहले आपने उस सेगमेंट को जो हाइपोमोबाइल लगता है आपको, वहां पे आपने उनको ना कि पिंच किया, बट उसको प्रेस किया और फिर आप थोड़े से स्पाइन को फ्लेक्शन में ले आए, जस्ट टू चेक द हाइपोमोबिलिटी। अगर इसी में पेशेंट को पेन हो, that reflects to the positive. This is the flexion weight bearing. Now come to the flexion. यहाँ पे सिर्फ फ्लेक्शन थी, अब फ्लेक्शन के साथ लेटरल रोटेशन और इप्सी लेटरल रोटेशन करवाओगे, वेट बेयरिंग, वो भी वेट बेयरिंग टेक्निक, वेट बेयरिंग है। और उसमें क्या होगा, फ्लेक्शन और आप लेटरल रोटेशन के साथ इप्सी लेटरल रोटेशन। इप्सी लेटरल मतलब सेम साइड, जिस तरफ की रोटेशन थी उसी तरह। नाउ यू कैन सी फ्लेक्शन के साथ साथ थेरेपिस्ट पेशेंट को अपनी तरफ रोटेट कर रहा है, लेटरल रोटेशन उसी तरफ इप्सी लेटरल रोटेशन भी करवा, मतलब लेटरल फ्लेक्शन मतलब साइड बेंड, उसी तरफ लेफ्ट लेफ्ट साइड बेंड करवाई और लेफ्ट साइड ही रोटेशन करवाई। और इसी की दूसरी पिक्चर है कॉन्ट्रोलेटर रोटेशन, जिसमें फ्लेक्शन और लेफ्ट साइड लेटरल फ्लेक्शन के साथ रोटेशन ऑन द राइट साइड है। तो ये डिफरेंट मूवमेंट्स, कंबाइंड मूवमेंट्स करवा के आप बस चेक कर रहे हो कि पेशेंट को पेन कहाँ से आ रहा है, आसान लफ्जों में। और अगर पेशेंट को पेन आ रहा है, मूवमेंट अब ऐसी पता स्ट्रक्चर उस हिसाब से एनरोल्ड होती है। इस तरह करके फ्लेक्शन वेट बियरिंग के बाद इसके रिवर्स कर लो तो एक्सटेंशन वेट बियरिंग है। पिक्चर में आपको दिखाता हूँ ना, ये जस्ट लुक। सेम पोजीशन, एक तरफ से पेशेंट का थेरेपिस्ट का मैनिपुलेटिव हैंड है, एक तरफ से आर्म को पकड़ा हुआ है, बाजू को। पहले वो फ्लेक्शन करवा रहा था, अब थेरेपिस्ट एक्सटेंशन करवा रहा है। फिर एक्सटेंशन के साथ रोटेशन होगी, सेम एज इट इज, पहले सेम साइड रोटेशन फिर अपोजिट साइड रोटेशन। तो इन सब का रूल आउट क्या है, इन सब का रूल आउट ये है, जो कि मैंने अपने बुक्स पे भी यही मेंशन किया है, कि डिफरेंट मूवमेंट्स करवा के आप सिर्फ पेन को प्रोवोक कर रहे हो, ये पता लगा रहे हो कि पेन कहाँ से आ रहा है। फिर जाहिर सी बात है, हर टेस्ट का अपना अपना रिजल्ट है, फिर उस हिसाब से रूल आउट किया जाता है। वर्टिकल डिस्ट्रैक्शन स्लाइडिंग टेस्ट। डिस्ट्रैक्शन स्लाइडिंग टेस्ट मतलब डिस्ट्रैक्ट कर लिया, एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में है, और थेरापिस्ट डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्शन एक ही बात है, और क्रॉस किया हुआ है आर्म, जस्ट लाइक हगिंग योरसेल्फ, अपने आप को क्रॉस किया हुआ है फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे, और थेरापिस्ट पीछे से आके उसको हग करता है, इसीलिए इसका नाम है वर्टिकल ट्रैक्शन एंड कंप्रेशन, और फिर पुल करता है ऊपर की तरफ। तो ट्रैक्शन बेसिकली जाती है हाफ ऑफ द थोरेसिक स्पाइन में, हाफ ऑफ द थोरेसिक स्पाइन को आप कैरी करते हो, ट्रैक्शन अप्लाई की जाती है, कुछ सेकंड के लिए रख दी जाती है। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर। इसी को रिवर्स कर लो, सेम पिक्चर होगी, अब थेरेपिस्ट शोल्डर पे हाथ रख के उसको कंप्रेस करेगा, तो उसको हम नाम देंगे कंप्रेशन। अब वर्टिकल टेस्ट से हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं, ये अपर थोरेसिक के लिए, और ट्रैक्शन कितनी सेकंड के लिए रखी जाएगी, 20 सेकंड के लिए। और पेशेंट अगर कहता है कि पेशेंट तो थोरेसिक पेन के साथ आ रहा है, अगर पेशेंट को पेन रिलीफ हो रहा है, इट मीन्स देयर वाज द इम्पिंजमेंट, जिसको आपने रिलीफ किया और पेशेंट को उस वक्त पेन नहीं हुआ, अगर पेशेंट का पेन रिलीफ होता है तो। दिस इज ऑफ कंप्रेशन में डिफरेंट चीजें देखी जाती है। कंप्रेशन मतलब इसी सेगमेंट को कंप्रेस करना। ठीक है, मैं आपको आगे पिक्चर शो कर, नाउ यू कैन सी द पिक्चर, सेम पोजीशन है, पेशेंट ने बाजू पकड़े हुए हैं और थेरेपिस्ट उसके ऊपर से आके उसको कंप्रेस कर रहा है। तो नाउ यू आर जस्ट कंप्रेसिंग, तो थोड़ा सी कंप्रेशन से क्या रूल आउट होगा, पेशेंट को थोड़ी सी स्पाइन का जो पेन है वो पता लगेगा, कि अगर कंप्रेशन से पेन स्वेलिंग टेस्ट जैसे हम सर्वाइकल में हमने की थी, पेन रेडिएट, इट मीन देयर इज अ नर्व इम्पिंजमेंट। तो एग्जामिनेशन चल रहा है, दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट, टू रूल आउट। इस तरह करके थोरेसिक टेस्ट और मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं। एक्टिव थोरेसिक फ्लेक्शन, एक्टिव थोरेसिक अब वो खुद से करेगा थोरेसिक की फ्लेक्शन, आपने पहले उसकी एक्टिव मूवमेंट करवाई, थोरेसिक फ्लेक्शन एक्सटेंशन में आपको पिक्चर दिखाता हूँ। थोरेसिक फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन खुद से पेशेंट से करवाई, चेक कर लिया कि फ्लेक्शन नॉर्मली कितनी होती है, एक्सटेंशन कितनी होती है, पेन तो नहीं हो रहा, इस तरह कर। तो जनरल मोबिलिटी के लिए चेक करवाया जाता है। फिर आप साइड में मूवमेंट भी करा सकते हो, थोरेसिक ट्रैक्शन जिस तरह हमने डिस्कस किया था। थोरेसिक ट्रैक्शन के दोनों तरीके हैं, बेल्ट के साथ और विदाउट बेल्ट के साथ। थोड़ी सी कंप्रेशन है विथ फॉर्म रोलर की, डिफरेंट टेस्ट हैं टू चेक, जस्ट टू चेक द प्रॉब्लम जो कि थोरेसिक स्पाइन में आ रही है। स्ट्रेच मोबिलाइजेशन जिस तरह सर्वाइकल में हमने किया था, पहले स्ट्रक्चर को मोबिलाइज स्ट्रेच किया, फिर आपने जो मूवमेंट आपने की, मिसाल तो फ्लेक्शन मोबिलाइजेशन मतलब स्ट्रेच करके फ्लेक्शन करवाई आपने। मैं आपको पिक्चर शो करता हूँ, यू कैन सी। अब थोड़ी की फ्लेक्शन है, अब उसमें आपने स्ट्रेच करना, तो उस बिट स्ट्रेच, आप स्ट्रेच मतलब बिट डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेच मसल के लिए वर्ड यूज होता है, जिस तरह हमने सर्वाइकल में स्ट्रेच मोबिलाइजेशन की थी। इसी के बरेक्स देखो तो एक्सटेंशन मोबिलाइजेशन है, सेम स्ट्रेच के साथ पहले आपने सिंपली मोबिलाइजेशन करवाई, फिर आपने थोड़ी सी स्ट्रेच दे दिया उसमें। इसकी भी अगर आप इंडिकेशंस में जाए तो वही रूल आउट, आप मोबिलाइजेशन करा रहे हो और जनरल मोबिलिटी चेक कर। हग एक्सटेंशन टेक्निक है, इफ यू कैन सी पिक्चर ऑन द राइट साइड। हग एक्सटेंशन में क्या होता है कि आप पेशेंट्स के आगे आते हो और जिस तरह पेशेंट हग किया हुआ आप हैंड प्लेसमेंट करते हो,
एंड देन और एक्सटेंशन में लेके जा रहे हो थोरेसिक स्पाइन को। नाउ देन वी हैव अ मैनिपुलेशन टेक्निक। मैनिपुलेशन टेक्निक आई नो कि पिक्चर से नहीं समझ में आता, और जिस तरह मैंने पीछे भी एक पिक्चर मेंशन किया यहाँ पर, एज यू कैन सी दिस इज हियर द मेंशन। तो मैनिपुलेट, यू कैन नॉट मैनिपुलेट, बटरफ्लाई टेक्निक है। मैनिपुलेशन के लिए तो जाहिर सी बात आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल की तरफ आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेंशनड है तो मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। देन फाइनली यू रिकमेंड द सेल्फ मोबिलाइजेशन, जिसमें आप पेशेंट को गाइड करते हो, फर्म रोलर रख के आपने उसके ऊपर सीधा लेट गए, दैट इज अ थोरेसिक मोबिलाइजेशन। कुछ एथलीट्स इसके ऊपर पेल्विस ऊपर करके रोल भी कर रहे होते हैं, तो देयर आर द डिफरेंट वेज। सॉफ्ट टिश्यू पैल्पेशन है। सॉफ्ट टिश्यू पैल्पेशन मतलब सॉफ्ट टिश्यूज को पैल्पेट कर लिया। ओके, एज यू कैन सी द पिक्चर एट द 286 आपने सॉफ्ट टिश्यूज की चेक किया, मतलब मसल्स की वगैरह चेक किया। मसल एग्जामिनेशन में आप उसकी स्ट्रेंथ वगैरह इंटीग्रिटी, एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल सेम है एज इट इज सर्वाइकल, फर्क सिर्फ रीजन का है। ये तो बेसिक सी चीज। तो लेट्स एंड, उसके अलावा एडिशनल एग्जामिनेशन में आप क्या क्या चीजें देखते हो? एबनॉर्मल सेंसेशंस वगैरह देख लिए, रिलेशनशिप ऑफ द सिम्टम कि एक के साथ दूसरी बढ़ रही है, एग्रीवेटिंग फैक्टर कौन सी मूवमेंट थोड़े से के पेन को बढ़ाती हैं, कौन सी कम करती हैं, वगैरह वगैरह। सो लेट्स एंड द thoracic examination, then next, definitely next chapter would be the lumbar examination, and we will discuss it separately. Thank you.